नमस्कार। मेरा नाम सुधीर पुरेकर, मैं एडवोकेट हूँ। आज का ये वीडियो मैं आपके लिए स्पेसिफिक सिविल केसेस कैसे फाइल करें इसके बारे में लाया हूँ। सबसे पहले डिस्क्लेमर, ये प्रेजेंटेशन मैंने सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशन और लीगल अवेयरनेस के लिए बनाया हुआ है। इसमें जो मैंने पेश किया है ये सब सिविल प्रोसीजर कोड के लीगल प्रोविजंस है और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैंने किसी का इमिटेशन नहीं किया, किसी के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं किया। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ और नॉन को प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूँ। मैंने अभी वॉलंटरी रिटायरमेंट ली है जुडिशरी सर्विसेज से। मैं रजिस्ट्रार था और जुडिशरी सर्विसेज में मैं इन सर्विस आपके पास नहीं पहुंच सकता था, इसलिए मैंने वॉलंटरी लेकर आपके पास पहुंचा हूँ। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन ऑफ प्लेंट। अपने देश में सिविल और क्रिमिनल दो साइड है। क्रिमिनल साइड के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आईपीसी के अंतर्गत और वेरियस स्पेशल एक्ट के अंतर्गत जैसे पोक्सो, एनडीपीएस एक्ट, मोक्का एक्ट, सीबीआई एक्ट इसके अंदर होता है। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम लोग सिविल सूट के बारे में बात करेंगे। सिविल सूट ये डिक्लेरेशन ऑफ राइट, टाइटल, इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्रेजेंट राइट, फ्यूचर राइट, कॉन्टेंजेंट राइट, डिफर्ड राइट, बहुत सारे राइट होते हैं, लाखों टाइप के राइट होते हैं। इसके लिए आप सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। तो सिविल सूट फाइल करने के लिए सबसे पहले सेक्शन 26 में बाय वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, और प्लेंट में क्या होता है, सिर्फ फैक्ट होता है। सिर्फ फैक्ट आपको अपने प्लेंट में देना है और वो कैसे होता है मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या होता है। ऑर्डर 4 और रूल 1 में क्या होता है कि एवरी प्लेंट, एवरी सूट shall be instituted by, shall be commenced by way of presentation of plaint। और ये प्लेंट है ना, ऑर्डर 6 और 15 के अनुसार आपको साइन एंड वेरीफाई करना पड़ता है। साइन एंड वेरीफाई कैसे होता है, मैं आपके पास, मेरे पास एक प्लेंट का ये है, ड्राफ्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, आप अगर देख सकते हैं ये साइनिंग पार्ट है, और ये देखेंगे तो ये वेरीफाइड पार्ट है। ये साइन एंड वेरीफाई के साथ में सेक्शन 26 में क्या क्या प्रोविजन है, आपको हर प्लेंट के साथ में एफिडेविट सपोर्ट करना पड़ता है। एफिडेविट सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, क्यों एफिडेविट सपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि आप प्लेंट में जो बात फैक्ट बोलते हैं, प्रेजेंट करते हैं, वो वेरीफाइड, वो ओथ के ऊपर बोलते हैं आप, और उसे एविडेंटरी वैल्यू होती है। जनरली क्या होता है कि आप प्लेंट बनाते समय बहुत से इरेलेवेंट पॉइंट आप देते हैं। तो प्लेंट शैल बी प्रिसाइज, drawn in the paragraphs और to the specific। जनरली बहुत सारे एडवोकेट्स उसमें लैटिन वर्ड्स का यूज करते हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स इसमें संस्कृत का यूज करते हैं, लेकिन उसको कुछ मीनिंग नहीं होता है। तो जनरली इन एक्टिव वॉइस में आपको उसको देना है, प्लेंट को प्रेजेंट करना है। सेक्शन 9 में क्या हो, सेक्शन क्या है 9, आपको सूट फाइल करने के लिए सेक्शन 9 की जरूरत है। सेक्शन 9 में प्रोविजन किया है। तो सेक्शन 9 में कोर्ट है, ऑल कोर्ट्स शैल ट्राई सिविल सूट्स अनलेस दे आर बार्ड, दोज व्हिच आर अनलॉफुल केसेस दे आर बार्ड बाय द लॉ।
तो दूसरी बात यह है कि सेक्शन 10 में क्या होता है कि अगर आप एक केस के लिए 2 सूट फाइल करते हैं, तो आपका सेकंड सूट है ना, वो स्टे हो जाता है और पहला सूट आपको ट्राई एंड एंटरटेन होता है। सेक्शन 11 में क्या होता है? रेस जुडिकेटा का प्रोविजन है। आप आपका इससे पहले ऑलरेडी डिसाइडेड सूट है सेम कॉज ऑफ एक्शन में और बिटवीन द सेम पार्टीज, तो आप फ्रेश सूट नहीं फाइल कर सकते, तो वो बार्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा। फॉर्मेट ऑफ प्लेट, ऑर्डर 6 और रूल 1 एंड 3 में क्या क्या लिखा है, क्या प्रोवाइड किया है कि सब प्लेट सीपीसी के शेड्यूल 1 में पार्ट फॉर्म ए के अनुसार आपको फाइल करना है। तो जनरली सीपीसी में क्या प्रोवाइड, नॉट नेसेसरी, सीपीसी में ये फॉर्मेट क्यों दिया है कि जनरली लोग ऐसे लेटर के स्टाइल में प्लेट को ड्रॉ करते हैं। तो आई हियर बाय से दैट, इसकी जगह में प्लेंटिफ हियर बाय स्टेट्स दैट। तो डिफेंड अदर साइड के लिए आप ही और शी इट का इस्तेमाल करते हैं। उससे अलावा आपको डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट ये शब्दों का प्रयोग करना जरूरी है। अभी प्लेट फाइल करते समय आपको टाइटल ऑफ द कोर्ट लिखना जरूरी है। टाइटल ऑफ द कोर्ट मतलब जो कोर्ट में आप कोर्ट प्लेट प्रेजेंट करते हैं वो उस कोर्ट का नाम। अभी मेरे पास ये एक ड्राफ्ट है, ये बॉम्बे सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट में प्लेन फाइल किया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। अगर आप देखेंगे इन दी बॉम्बे सिटी सिविल एंड सेशन कोर्ट एट बॉम्बे, यह है कोर्ट का टाइटल। इस कोर्ट के टाइटल के अलावा आपको इसमें पार्टी का नाम प्लेंटिफ, इसमें बहुत सारे प्लेंटिफ है 1 2 3 4 5 6 और वर्सेस डिफेंडेंट, वर्सेस वर्सेस डिफेंडेंट, इसमें भी बहुत सारे पार्टीज है। इसमें टाइटल का नाम, पार्टी का टाइटल और पार्टी का एड्रेस इसलिए जरूरी है कि आपको जुडिशियल प्रोसेस दोनों पार्टी को सर्व कर सकते। अभी सबसे पहले कि आप कौन से कोर्ट में सूट फाइल करेंगे। नंबर 1 सेक्शन 16 कहता है कि जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, सिचुएटेड है, वहां पर आप उस कोर्ट के क्षेत्र में आप सूट फाइल कर सकते हैं। दूसरी सेक्शन ऑर्डर 6 और रूल 2 क्या बोलता है कि आपको सिर्फ मटेरियल फैक्ट दिखाना है प्लेंट के अंदर और एविडेंस नहीं है। मटेरियल फैक्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको इसको एविडेंस में प्रूव करना है इन फ्यूचर जब भी ट्रायल शुरू हो जाती है। तो ऑर्डर 6 रूल 14 और 15 में क्या कि उसको साइन और वेरीफाई होना जरूरी है प्लेंट को। वो मैंने आपको बताया कौन सी जगह में साइन होता है, कौन सी जगह में वेरीफाई होता है। दूसरी बात यह है कि आप अगर खुद नहीं साइन करते हैं तो आप किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे सकते हैं, उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूटेड अथॉरिटी कहते हैं। तो लेकिन अगर आपने किसी को पावर ऑफ अटर्नी दी है तो उसका गवर्नमेंट क्लेम भी करना जरूरी है, नहीं तो अदर पार्टी उसमें चैलेंज कर। टाइटल ऑफ द पार्टीज, मैंने आपको बताया कि टाइटल कैसे होता है प्लेंटिफ डिफेंडेंट के बारे में। सेक्शन 17 और 18 में कहा है कि अगर आपका सूट प्रॉपर्टी दो कोर्ट के क्षेत्र में है, मतलब आपके बॉम्बे में भी प्रॉपर्टी है और आपके विलेज में भी प्रॉपर्टी है, लेकिन आप एक ही सूट फाइल करना चाहते हैं, तो आप सेक्शन 17 के अनुसार कोर्ट से लीव ले सकते हैं, मतलब परमिशन, कि आप आपके गांव की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में जो सूट यही चलाना चाहते हैं। तो आप ऐसा है गांव की प्रॉपर्टी भी आप केस चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए सेक्शन 17 की लीव लेनी जरूरी है।
सेक्शन 19 और 20 में क्या है कि आप मनी रिकवरी या मूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में आप अगर सूट फाइल करना चाहते हैं, तो जहां पर डिफेंडेंट अदर पार्टी रहती है जिसके खिलाफ आप सूट फाइल करते हैं, उस क्षेत्र के कोर्ट में आपको सूट फाइल करना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आपको प्लेंटिफ प्लेंटिफ एज अ मतलब आप अगर सूट फाइल करते हैं, तो आप अपने बारे में या अपने अपने साथ अगर आप डायरेक्टर है कंपनी के, तो कंपनी को भी पार्टी बनाना जरूरी है। लेकिन आपने अगर आपके कंपनी को पार्टी नहीं बनाया है और कंपनी के नाम पर आप सूट करना चाहते हैं, तो सूट बाय द रॉन्ग पार्टी होती है। दूसरी बात यह है कि डिफेंडेंट, बहुत सारे डिफेंडेंट, मोर देन वन अगर डिफेंडेंट होता है और आप सबके खिलाफ एक ही सूट फाइल करते हैं, तो ऑर्डर 1 रूल 3 के हिसाब से आप कॉमन कॉज ऑफ एक्शन के से आप सूट फाइल कर सकते हैं सबके खिलाफ। लेकिन आप चाहते हैं कि ठीक है, उसमें से कोई एक डिफेंडेंट को आज अभी ड्रॉप करेंगे, उसके खिलाफ आप सब्सिक्वेंटली सूट फाइल करेंगे, तो ऑर्डर 1 रूल 8 के हिसाब से आपको उसमें कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ती है। उसको लीव अंडर ऑर्डर 1 रूल 8 कहते हैं। सेक्शन 9 है, ऑर्डर 1 का सेक्शन 9 है ना, वो किसी को आप पार्टी नहीं बनाते हैं या किसी को ड्रॉप करते हैं उसके बारे में, लेकिन आप उसको जॉइंडर, नॉन जॉइंडर और मिस जॉइंडर करते हैं और बाद में कोर्ट के ध्यान में आ गया है, तो आप उसको नहीं बना सकते हैं पार्टी अनलेस स्पेसिफिक प्रोविजन ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर 5 और ऑर्डर 4 और रूल 14 में आपको दोनों पार्टी का एड्रेस प्लेन में लिखना जरूरी है, क्योंकि इसको जुडिशियल आपको सर्विस कर सकते हैं, प्रोसेस को सर्विस कर सकते हैं। ऑर्डर 7 रूल 1 to 3 में आपको पर्टिकुलर क्लेम लेना जरूरी है, क्योंकि आपकी रिकवरी कितनी है। या तो आपकी प्रॉपर्टी आपको पोजीशन चाहिए, उसमें राइट टाइटल इंटरेस्ट करनी है, तो प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको प्लेन में लिखनी जरूरी है। ऑर्डर 7 रूल 7 में आपका सूट है वो स्पेसिफिकली लिखना जरूरी है, स्पेसिफिक होना जरूरी है। स्पेसिफिक इसलिए कि अगर आप इधर उधर की बात अगर लिखती है, तो आपको एविडेंस में प्रूव करना बहुत मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात है कि आपको हर क्लेम है ना, वो स्पेसिफिक इसलिए होना चाहिए कि उसका अगर वो हर क्लेम आपका सेपरेट कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर है, अगर सेपरेट ग्राउंड के ऊपर है, तो आपको सेपरेटली स्पेसिफाई करना जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि आपको उसका उसमें एविडेंस देना पड़ता है और आपको आपका क्लेम प्रूव करना पड़ता है। अगर आपने कोई भी बात प्लेन में नहीं अभी लिखी है और आपने ड्रॉप की है, तो आप कोर्ट से लीव टू अमेंड कर ले सकते हैं, मतलब अमेंडमेंट कर सकते हैं प्लेन में, एप्लीकेशन में, पिटिशन में। इसकी प्रोविजन ऑर्डर 6 रूल 17 में है। दूसरी बात यह है कि आपको डिफेंडेंट के खिलाफ क्या रिलीफ है, ये एकदम स्पेसिफिक होना जरूरी है, वेग नहीं, जिसकी प्रोविजन ऑर्डर 7 रूल 5 में है। आपने जो प्लेंट अभी फाइल किया है, तो कौन से कॉज ऑफ एक्शन के ऊपर है, आपके पास उसके क्या सबूत है, क्या एविडेंस है, आपके पास डॉक्यूमेंट क्या है, आपके पास एग्जिबिट्स क्या है, उसकी आपको लिस्ट बनाने जरूरी है। और प्लेंट के साथ में उसकी फोटोकॉपी लगाने जरूरी है, उसे एग्जिबिट कहते हैं। ये इसकी प्रोविजन ऑर्डर 8 रूल 14 में है। ये हो गया फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के बारे में, लेकिन आपको इसके साथ में जुडिशियल सबमिशंस की भी करना जरूरी है। कोई भी क्लेम आपको लिमिटेशन, लॉ ऑफ लिमिटेशन के अंडर में, विद इन लॉ ऑफ लिमिटेशन होना जरूरी है। लेकिन आपने किसी कोई भी क्लेम लॉ ऑफ लिमिटेशन के बियॉन्ड है, तो उसके बारे में आपने एग्जम्पशन लेना जरूरी है, क्योंकि वो क्यों एग्जम्पशन लिया है, इसके प्रोविजन आपको ऑर्डर 7 रूल 6 में है। आप जो जिस कोर्ट में सूट फाइल करना चाहते हैं, उस क्षेत्र में उसको हम लोग जुरिस्डिक्शन क्लॉज कहते हैं।
मैंने कहा था इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए आपको सेक्शन 16 मोर देन वन प्लेसेस में अगर आपके लो इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो आपको सेक्शन 17 में लीव लेना जरूरी है। और अगर डिफेंडेंट मोर देन वन प्लेस में है तो उसमें आपको सेक्शन 17 में लेना जरूरी है, कि लीव लेना जरूरी है। दूसरी अवरमेंट होती है कि आपने ये जो प्रेजेंट सूट फाइल किया है इसके अलावा आपको कोई दूसरा चारा ही नहीं है, आपने आपके पास दूसरा कोई लीगल रिकोर्स है नहीं, इसके अवरमेंट करनी जरूरी है। यही प्लेंट आपने फाइल की, इसके अलावा आपके पास दूसरी कोई प्रेजेंट प्लेंट पेंडिंग नहीं है या तो डिसाइड हो। तो मैंने आपको सबसे पहले कहा था कि सेक्शन 10 और 11 स्टे ऑफ द सूट, एक केस के लिए दो पे पेंडिंग सूट नहीं हो सकते, या एक केस के लिए दो ऑलरेडी डिसाइडेड सूट नहीं हो सकते। तो इसके लिए ये क्लॉज होना जरूरी है। इसके आगे वैल्यूएशन क्लॉज लिखना जरूरी है। आपको हर सूट वैल्यू करना जरूरी है सूट वैल्यूएशन एक्ट के अंदर में। आपका डिक्लेरेशन हो या राइट टाइटल इंटरेस्ट हो, फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन हो या रिकवरी ऑफ मनी हो, एनीथिंग विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, तो वो जिसकी आपकी मॉनेटरी वैल्यू है उतना आपको वैल्यूएशन करना जरूरी है। और कोर्ट फीस उसके अनुसार, टेबल ऑफ कोर्ट फीस के अनुसार टैक्सेबल जो कोर्ट फी है वो आपको कोर्ट फी के फॉर्म में या ऑनलाइन भरने की जरूरत है। सूट वैल्यूएशन के बारे में मैं अलग से वीडियो रेडी करूंगा, आप जरूर देख लेना। इसके आगे आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उसके बारे में आप रिलाय होते हैं, ऐसे ये अवरमेंट करनी जरूरी है, क्योंकि आप रिलाय जब तक आपका ये डॉक्यूमेंट एविडेंस होते हैं, आप इसी डॉक्यूमेंट के बेस के ऊपर आप ये सूट फाइल किए हैं, तो उसको रिलायंस ऑन डॉक्यूमेंट क्लॉज देना जरूरी है। अभी आप प्लेन बनाते समय आप उसको प्लेन को स्टिच करेंगे, लेकिन स्टिच करते समय उसको आपको प्रेजेंटेशन शीट उसके साथ जोड़नी जरूरी है। प्रेजेंटेशन शीट है हमारे कोर्ट के बाहर, कोर्ट के अंदर, और जो टाइपिस्ट है होते हैं उनके पास रेडीली अवेलेबल है। इसके साथ कंप्यूटर स्लिप भी होते हैं, ये भी हमारे टाइपिस्ट के पास, जो हम लोग सेक्शन राइटर बोलते हैं, इनके पास अवेलेबल होते हैं। आप इनकी जेरॉक्स निकाल सकते हैं, लगा सकते हैं। रोजनामा शीट भी आपको 5 या 6 कॉपीज आपको लगाने जरूरी है। मैं आपको रोजनामा शीट बताता हूँ। ये रोजनामा शीट इसलिए है क्योंकि कोर्ट का जो रिकॉर्ड्स होते हैं, रोजनामा रिकॉर्ड्स होते हैं, वो आप उसको कोर्ट लगाते हैं इसके साथ में। ये रोजनामा शीट है। इसके साथ में आपको प्लेंट की 2 कॉपी, ओरिजिनल प्लेंट और 2 कॉपी इन डुप्लीकेट फाइल करना जरूरी होते हैं। ये इसलिए क्योंकि आपकी जो डुप्लीकेट कॉपी होती है वो आपको डिग्री के साथ में मिलती है। प्लेन के अंदर आपको मेमोरेंडम ऑफ एड्रेस ये लिखना जरूरी है। वो इसलिए क्योंकि आपको पूरी सर्विस है, जुडिशियल सर्विस, किसके पास सर्विस हो, प्लेंटिफ के पास या वकील के पास। ये मेमोरेंडम ऑफ एड्रेस की जरूरत होती है। आप उसके आगे आपको अपीयरेंस लेना जरूरी है, वकालतनामा हम लोग जिसको कहते हैं। वकालतनामा के ऊपर वकील का 10 रुपए का टिकट और साइन एंड एक्सेप्टेड का सिग्नेचर होना चाहिए। ये वकालतनामा का पोर्शन है, इसके ऊपर 10 रुपए का टिकट है। ये साइन। अगर आप इन पर्सन लगाते हैं, केस चलाते हैं, अपने पैरवी खुद करना चाहते हैं, तो आपकी खुद की भी अपीयरेंस होना जरूरी है। जैसे वकालतनामा का फॉर्मेट है वैसे ही अपीयरेंस इन पर्सन का आप फॉर्मेट है, फॉर्म नंबर 2 है और ओरिजिनल साइड रूल बुक में, और बॉम्बे सिटी सिविल कोड के फॉर्म नंबर 2 में इसका प्रोविजन है।
इसके साथ में आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है। ये देखिए, ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट के साथ इसके देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब लिस्ट उन्होंने टाइप किया है। और इसके पीछे आपको एग्जिबिट लगाना जरूरी है। देखिए इस तरह के एग्जिबिट ए, ऐसे आपके जितने भी आपके पास एग्जिबिट अवेलेबल है वो लगाना जरूरी है। और एट द एंड आपको एफिडेविट ऑफ डॉक्यूमेंट और सपोर्टिंग एफिडेविट अंडर सेक्शन 26 लगाना जरूरी है। और एट द एंड आपको डॉक्यूमेंट लगाना जरूरी है। शायद आपको प्लान की बात समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मुझे ज़रूर लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपके पास कुछ फीडबैक है तो cspurekar@gmail.com पर आप मुझे फीडबैक कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए तैयार की है क्योंकि जनरली मैं सर्विस में था तो मेरे पास लाखों प्लेंट एग्जामिनेशन के आते थे, एडमिशन के लिए आते थे एज ए रजिस्ट्रार। बहुत सारी गलतियां उसमें होती थी, बहुत सारे वैल्यूएशन होते थे। और अगर आपकी प्लेंट अगर एडमिट नहीं होती है तो नेचुरली कोड ऑर्डर 7 रूल 7 के अनुसार उसको डिसमिस रिजेक्ट कर सकते हैं या रिटर्न कर सकते हैं। तो आपका पूरा प्लेंट या पूरा सूट है ना, आपकी पूरी केस इसमें बर्बाद हो जाएगी। और शायद आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो आप ज़रूर लाइक करिए। मैंने वॉलंटरी लेके आपके पास पहुंचने की कोशिश की है। ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे लाइक करिए ताकि मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिले आपके लिए नए नए वीडियो बना के आपके सामने पेश करूँ। थैंक यू, धन्यवाद।